नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों, ये चल रही है हमारे मध्य प्रदेश के सभी जिलों की एक सीरीज, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं ज़िला अनूपपुर के बारे में। सब कुछ इसमें कितने दार्शनिक स्थल है, क्या साक्षरता दर है, इसका इतिहास जानेंगे, जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या घनत्व कितना है, कितने क्षेत्रफल पे फैला हुआ है, संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, चाहे एमपीपीएससी हो गया, प्री मेंस, ईएसबी हो गया, जितनी भी परीक्षाएं आती है, एमपी पुलिस कांस्टेबल, महिला सुपरवाइजर, ग्रुप टू, सब ग्रुप फोर, टीचर, जितनी भी तमाम परीक्षाएं होती है ना, जिसमें मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, तो समझ लो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। एक बार देख लेना, आपको मैं इस मध्य प्रदेश के 55 जिले कवर करवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने 2-3 जिले की वीडियो बना दी, प्लेलिस्ट में इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो कोई भी जिला बनता है तो उसकी एक डेट होती है और वो हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि इसका गठन किया गया था 15 अगस्त 2003 को। ये जो अनूपपुर है ना, ये पहले शहडोल जिले में था। शहडोल जिले से अलग कर कर इसका गठन किया गया। कब? मेन आपको ये डेट याद रखना है, 15 अगस्त 2003 को अनूपपुर शहडोल जिले से पृथक कर कर, अलग कर कर इसका गठन किया गया। कहाँ स्थित है? तो अगर लोकेशन पूछी जाए तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। कौन सा? अनूपपुर जिला। नवगठित अनूपपुर जिले का कुल क्षेत्रफल, जो अभी हाल फिलहाल जो प्रेजेंट में, वो क्षेत्रफल कितना है, और ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। सिर्फ हम मेन डाटा ही याद रखेंगे। 3746.71 वर्ग किलोमीटर, मतलब ये फैला हुआ है। अगर पूरे मध्य प्रदेश का अगर ये परसेंटेज में पूछे तो 1.2% है। ये पूरे मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है ना, 3,08,02,52 जो किलोमीटर है पूरा मध्य प्रदेश का, तो उसका टोटल ये 1.2% है। और जिले के पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य का एक गांव है कोरिया। अब ये दक्षिण कोरिया और वो वाला नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया नहीं, छत्तीसगढ़ जो राज्य है ना, उसका एक गांव, एक कस्बा है, तो उसका एक गांव है कोरिया। दक्षिण में ढिंडोरी एवं छत्तीसगढ़ राज्य का बिलासपुर, तथा उत्तर एवं पश्चिम में शहडोल जिला स्थित है। ये आपकी, ये कभी कभी लोकेशन पूछे ना कि इसके आसपास क्या है, तो जिले के पूर्व में, यानी कि जो जैसे कि मध्य प्रदेश, इसका जो क्षेत्र जो जहाँ ये फैला हुआ है, तो इसके पूर्व में क्या पड़ता है? तो इसके पूर्व में पड़ता है छत्तीसगढ़ राज्य का कोरिया, यानी कि छत्तीसगढ़ इसके पूर्व में पड़ता है। दक्षिण में क्या पड़ता है? अगर नीचे की तरफ जाएं तो क्या पड़ता है? ढिंडोरी एवं छत्तीसगढ़ राज्य का बिलासपुर, ये कहाँ पड़ता है? दक्षिण में। तथा उत्तर एवं पश्चिम में शहडोल जिला स्थित है। ये आपकी लोकेशन है। या अब ये उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, ये सब कुछ याद नहीं रखना हमको। हमको सिर्फ इसमें से, इस स्लाइड में से 3 बातें याद रखना है। 15 अगस्त 2003 को ये अनूपपुर जिले से अलग कर कर बनाया गया, अनूपपुर जिला बनाया गया, इसकी स्थापना की गई। शहडोल जिले से अलग कर कर बनाया गया। इसका कुल क्षेत्रफल 3,746.71 वर्ग किलोमीटर है। बस इतना ही याद रखना है। और ये थोड़ी सी लोकेशन याद रखना है, क्योंकि ये पूछ लेता है कि अनूपपुर जिले से कौन सी सीमा नहीं लगती है, तो ये 3-4 बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी याद करते जाओगे तो आपको कहीं से कहीं तक परेशानी नहीं आएगी। अब इसकी थोड़ी सी भौगोलिक संरचना के बारे में जान लेते हैं। देखिए, भौगोलिक दृष्टि से यह जिला पर्वत श्रेणियों में नदियों से आच्छादित है, यानी कि इसमें पर्वत श्रेणियां बहुत है। और नदियां भी इसमें, पता है कि नर्मदा नदी यहीं से निकलती है, अमरकंटक से ही तो निकलती है ना, तो नर्मदा नदी यहीं से निकलती है, जोहिला यहीं से निकलती है, सोन नदी यहीं से निकलती है, तो नदियों से तो आच्छादित है, रहेगा ही रहेगा। ऊपर से इसमें मेकल पर्वत श्रेणियाँ, ये सब कुछ तो है। सतपुड़ा पर्वत ये भी अमरकंटक में ही आता है। अच्छा, इस जिले को ना 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 3 भाग कौन से? एक तो पर्वत श्रेणियाँ हो गई, परिवहन पर्वत श्रेणियों का भाग, दूसरा मध्यवर्ती पठारी भाग जो बीच में है, और नदियों का भाग। 3, मतलब भौगोलिक संरचना से अगर देखा जाए तो ये 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। एक तो पर्वत, एक मध्यवर्ती पठारी भाग, और एक नदियाँ। जिले में पावन सलील नर्मदा एवं सोन नदी का उद्गम स्थल है। और ये तो हर एग्जाम में लगभग पूछा ही गया है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो वो अमरकंटक, और ये इसी जिले से, और इसी जिले से जोहिला करके एक नदी है, उसका भी उद्गम होता है। क्योंकि 3 नदियों का उद्गम स्थल है ये अमरकंटक जिला।
इसके अलावा और भी इनकी सहायक नदियाँ छोटी बड़ी वो तो नहीं पूछी जाती हैं। हाँ, जिले में मैकाल पर्वत की श्रेणियाँ दक्षिण से पूर्व तक फैली, यानी कि जो दक्षिण से लेकर पूर्व तक इसमें क्या है, मैकाल जो पर्वत है ना उसकी श्रेणियाँ फैली हुई है। तो बस भौगोलिक संरचना में इतना ही जानना कि ये 3 भागों में बटा हुआ है। कभी-कभी पूछ लेता है, इससे 3 नदियों का उद्गम स्थल होता है, नर्मदा तो पता ही है, जिसके बाद ये सोन और उद्गम भी आपने पढ़ ही रखा होगा। बस इतना सा इसमें जानना है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें कितनी जनपद पंचायत है, कितनी तहसील है, क्योंकि अपन हर जिले के बारे में, तो ये जिला 4 राजस्व अनुविभाग में बटा हुआ है। 4 तहसीलें हैं, 4 जनपद पंचायतें, 282 ग्राम पंचायतें इसमें। कितनी? 282 ग्राम पंचायतें और 4 नगर पालिकाएं एवं 2 नगर पंचायतें हैं। कुल जिले का क्षेत्रफल है ना दोस्तों, जो जिले का क्षेत्रफल कितना है, 3746.71 में से 20.40% पर इसमें वन ही वन आच्छादित, यानी कि इसमें फॉरेस्ट है। तो बस इसमें आपको, बस आपसे अगर वहीं लोकल रहने वाले हो उसी ज़िले के, तो ये याद कर लो कि 4 तहसीलें, 4 जनपद पंचायतें, 282 ग्राम है। क्या आजकल ना एग्जामिनर बहुत डीपली पूछ रहा है, इसलिए हमको एक एक डाटा याद होना चाहिए, है ना। तो ये तो पता ही है कि 15 अगस्त 2003 को ये इसको अस्तित्व में आया था, शेड्यूल से अलग कर कर बनाया गया था। 2-3 बार वीडियो देख लोगे ना, सब नींद में भी याद रहने वाला है आपको। चलो यहाँ की कुछ जलवायु और वर्षा के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, जिले की जलवायु समशीतोष्ण है, यानी कि समशीतोष्ण है। यहाँ वर्षा माह जून से शुरू होकर अक्टूबर तक होती है। जून का महीना सबसे गर्म होता है यहाँ, तथा जनवरी का तापमान सबसे कम रहने वाला होता है यहाँ। जिले का अधिकतम तापमान चला जाता है दोस्तों 46 डिग्री, और न्यूनतम चला जाता है 2.6 डिग्री तक पहुँच जाता है। बस इतना ही याद रखना, ये औसत वर्षा इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। बस वो तो जलवायु का थोड़ा बताना था, इसलिए बता दिया कि अधिकतम तापमान 46 डिग्री रहता है, न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री रहता है। और ये नॉर्मल जो हमारे पूरे मध्य प्रदेश में बरसात होती है, बस वही टाइप का यहाँ पे बरसात होती है। अब जान लेते हैं इसकी जनसंख्या के बारे में। हम तो ये पुराना था, मैंने इसलिए इसको मिटा दिया है। अब वर्ष 2011 में जनगणना हुई थी, इससे पहले का, इसके बाद हुई नहीं। तो 2011 की जनगणना का ही डाटा हमसे परीक्षा में पूछा जाता है। 2011 जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? 7,49,237। कितनी है? 7,49,237। आप 7.5 लाख मोटा मोटा मान सकते हो, जिसमें से ये पुरुष है 3,79,114 पुरुष है और 3,70,123 महिलाएं। कुल जनसंख्या में से अनुसूचित जाति इतनी है, कितनी है? 7,043, नहीं, 74,385 है ना, 74,385। ये सब नहीं जानना। और अनुसूचित जनजाति कितनी है? 35। कितनी है? बहुत ज़्यादा है ये तो, 3,58,543। देखिए, अनुसूचित जनजाति बहुत, यानी कि ये एसटी बाहुल्य जिला है। जिले की जनसंख्या की वृद्धि दर तो ये कितनी, 2001 से लेकर 2011 के बीच में 21.22 थी। लेकिन अब जब 2011 से लेकर जब 2011 में जनगणना हुई ना, तो 21.22 से घटकर ये 12.30 हो गई, जो सबसे कम है। यानी कि यह पूर्व वर्षों की तुलना में 2011 में जनसंख्या की वृद्धि में काफ़ी कमी आई है, और इसीलिए ये पूछी जाती है, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा कमी आई है, इसलिए ये डाटा परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कितनी रह गई अभी? 12.30। 2001 में कितनी थी? 21.22। देखिए, जिले का जनसंख्या घनत्व वो 200 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब ये बहुत सौ को यही समझ में नहीं आता कि 200 प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब, अरे कहने का मतलब, जब हम 1 वर्ग किलोमीटर में 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे ऐसे, अब ये सारा 1-1 किलोमीटर है, तो ये एक वर्ग बन गया। तो 1 वर्ग किलोमीटर में, यानी कि यहाँ 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 कितने लोग रहते हैं? तो कुल मिला के 200 लोग ही मिलेंगे आपको 1 वर्ग किलोमीटर में। ये इसका जनसंख्या घनत्व है, और ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस स्लाइड से हमें क्या याद रखना? इस स्लाइड से हमें सिर्फ ये याद रखना है कि इसकी जनसंख्या कितनी है, कि 7,49,237। जनसंख्या घनत्व याद रखना है कि 200 है, जिसके बाद इसकी वृद्धि दर जो घटकर रह गई वो 12.30 है। बस इतना ही याद रखना है। ये अनुसूचित जनजाति, महिला, पुरुष, इन सबकी जनसंख्या हमें याद करना है, करके कुछ नहीं मिलने वाला, और इतना पूछा भी नहीं जाता है। हाँ, लोकल कहीं वहाँ आंगनबाड़ी के एग्जाम है, तो वहाँ पर ये पूछा जा सकता है। अब इसका लिंगानुपात जान लेते हैं। तो स्त्री पुरुष अनुपात में अगर देखी जाए तो ये 1900 इसकी, तो हम तो 2011 की बात कर रहे हैं। तो 2011 में स्त्री पुरुष अनुपात 920 से बढ़कर, जो 2091 में कितना था, 920 से, इससे बढ़कर कितना हो गया? 961 हो गया। यानी कि जनगणना 2011 में 961
से भी बढ़कर स्त्री पुरुष अनुपात 976 हो गया, यानी कि अभी प्रेजेंट में कितना है, अभी प्रेजेंट में 976 है, यानी कि काफ़ी अच्छा लिंग अनुपात है। यहाँ पे 1000 पुरुषों पर 976 स्त्रियां हैं। और यही डाटा हमको याद रखना, ये 1991 92 ये सब तो पुराना डाटा हो गया, लेकिन याद रख सकते हो तो रख लेना, मैंने डाटा पूरा मिल रहा है। और ये दोस्तों जितना भी पढ़ा रहा हूँ ना, ये सब ऑफिशियल है, ऑफिशियल वेबसाइट का है। जो डाटा है एकदम ऑथेंटिक है, कुछ भी इसमें गड़बड़ कुछ भी नहीं हो सकती, क्योंकि सरकारी ऑफिशियल मध्य प्रदेश की वेबसाइट का ही भी है ना। तो ये आपको याद रखना है। इस स्लाइड में सिर्फ आपको कितना कि 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात यानी कि मध्य अमरकंटक का लिंगानुपात कितना है, 976। अमरकंटक बोल रहा, सॉरी, अनूपपुर का। मैं 2-3 बार अमरकंटक बोल दिया, अनूपपुर नहीं, जिला अनूपपुर है ना, जिला अनूपपुर, ठीक है ना। अमरकंटक तो इसका क्या है कि एक शहर है और वहाँ से ही नर्मदा नदी निकलती है ना। इसकी साक्षरता दर के बारे में बात करते हैं तो वर्तमान में जनगणना जो 2011 की, उसी को हम डाटा उसी ऑफिशियल मानते हैं। 2011 के अनुसार जिले की साक्षरता दर 67.90 यानी कि 67.90 है। मतलब इसकी साक्षरता दर 67.90% है ना, प्रतिशत में जोड़ देता हूँ, 90% है। यानी कि ये इसका एवरेज औसत जो आता है ना, औसत साक्षरता दर कितनी है, 67.90, जिसमें से पुरुष की 78.30 और महिला की 57.30 है। अब ये 1900 इसकी बात नहीं करते, देखो पहले कितनी थी, 1991 में भी जिले की साक्षरता दर मात्र इतनी थी। अब देखिए धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, अब सब बढ़ गया। अब बोला कंपटीशन बढ़ रहा है, तो भाई देखिए साक्षरता दर ही बढ़ती जा रही, तो कंपटीशन नहीं बढ़ेगा क्या, बढ़ेगा। अब देखो 1991 में 35 थी, 2001 में 60 थी, और अब 67.90 हो गई 2011, और अभी तो और भी ज़्यादा हो गई। अभी तो जनगणना हुई नहीं 2021 में, तो इसलिए आपका कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। इसलिए आप भी ध्यान से पढ़ लो, तभी जाके एग्जाम में पार लगोगे। वैसे ऐसे किताबें छानते रहोगे, बस ऐसे मन मुटाव करके पढ़ते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला है। अब इसके कुछ दार्शनिक स्थल के बारे में पढ़ लेते हैं कि देखिए इसमें एक बढ़िया अच्छा शहर है अमरकंटक, किसमें, अनूपपुर में। अमरकंटक से ही तो नर्मदा, सोन और जोहिला नदी निकलती है, इनका उद्गम स्थान है, और ये आपसे पूछे ही जाते हैं। यानी कि ये वैसे तो यहाँ 3 भागों में बांटे गया, मध्य प्रदेश पठार, नदियों का भाग और एक पर्वत में सरना है, 3 भागों में बांटा है इसका भौगोलिक। तो इसमें से नदियाँ तो यहाँ पानी तो भरपूर है। यहाँ नर्मदा मंदिर है, सोनमुड़ा है, कपिल धारा है, दुग्ध धारा है, माई की बगिया आदि दर्शनीय स्थल है, और ये आपसे परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। ये बताइए कपिल धारा जलप्रपात कहाँ पड़ता है, दुग्ध धारा जलप्रपात किस जिले में पड़ता है, माई की बगिया किस जिले में है, ये सब आपको याद होना। ये पूछ ले सोनमुड़ा अजीब सा नाम है, बोलोगे ये कहाँ है, तो ये जिला अनूपपुर में है, और ये सब आपको याद होना चाहिए। तो ये जो नर्मदा मंदिर है ना, ये एक मंदिर नहीं होकर ये मंदिरों का समूह है। क्या है, एक मंदिर, इसको नर्मदा मंदिर बोलते हैं, लेकिन ये मंदिरों का समूह है। इसमें बहुत सारे मंदिर है, जैसे नर्मदेश्वर मंदिर में नर्मदा नदी के स्रोत पर बने एक पवित्र कुंड अमर मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। यानी कि जो मंदिरों का समूह है ना, उसमें से ये नर्मदेश्वर मंदिर है, ये सबसे एक पवित्र कुंड है, और अमीर मंदिरों में इन जो मंदिर है ना, इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है। नर्मदा मंदिर के परिसर में लगभग 20 छोटे मंदिर, कितने, ये मंदिरों का समूह, इसमें कितने मंदिर है, लगभग 20 मंदिर है, जिनमें से हर एक अपने तरीके से महत्वपूर्ण है। वहाँ सती मंदिर है, आपसे ये पूछा जाएगा सती मंदिर कहाँ है, अमरकंटक का है, अनूपपुर जिले में, जो पार्वती को समर्पित है। यानी कि जो सती मंदिर है वो किसको समर्पित है, ये किससे रिलेटेड है, परीक्षा में पूछा जाता है ना, जैसे मंदसौर का पूछ लिया, ऐसे मंदिर मस्जिद जो पूछा जाता है। अनूपपुर जिले के अमरकंटक शहर में सती मंदिर है, ये किसको समर्पित है, तो ये पार्वती जी को, यानी कि पार्वती जी का मंदिर है ये। एएसआई की संरक्षित साइट मुख्य नर्मदा मंदिर के नज़दीक, यानी कि जो एएसआई जो पुरातत्ववेत्ता वो जो सर्वेक्षण करते हैं, उनकी जो साइट है वो मुख्यतः कहाँ है, मुख्य जो साइट है वो कहाँ है, नर्मदा मंदिर के नज़दीक ही है। तो ये सब आपसे पूछा ही जाता है, और भी है अभी मंदिर इसमें। जिसके बात करते हैं माई की बगिया, 1 किलोमीटर के बारे में मुख्य मंदिर से एक उद्यान है, जो एक घने वन क्षेत्र में स्थित है। ये लोकप्रिय माना जाता है। नर्मदा देवी इसी बगीचों में फूलों को फेंकती थी, तो इसलिए ये माई की बगिया इसका नाम पड़ गया है। जो मुख्य मंदिर है उससे 1 किलोमीटर दूर है, बस एक बगीचा है, एक उद्यान है, उसी को माई की बगिया बोलते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नर्मदा देवी इसी बगीचे में फूलों को फेंका करती थी, उसी में खेला करती थी, जो भी है। जिसके बाद अब जो सोनमुड़ा के बारे में बता देता हूँ। देखिए सोन नदी की उत्पत्ति का मुद्दा यह एक सूर्योदय बिंदु भी है। यानी कि सोनमुड़ा क्या है कि जहाँ सूर्योदय होता है वहाँ का एक सनसेट पॉइंट, सनसेट नहीं सनराइज पॉइंट है। सनसेट तो सन अस्त होना और सनराइज
जहाँ से सूर्योदय होता है, तो एक पॉइंट है वो। जिसके बाद चौथे नंबर पे हम आ जाते हैं मृग मांदल। ये क्या है? ये करीब 3 किलोमीटर एक मुश्किल वन ट्रैक मार्ग पर अमरकंटक से ये माना जाता है अमर कि यह मृग नहीं भृगमांदल। अब ये कुछ होगा, पढ़ लेना। यहाँ कहा जाता है कि भृगु ऋषि यहाँ ध्यान लगाते थे इसी मार्ग पर। ये चंडी गुफाएं भी है, तो चंडी गुफाएं भी कहाँ हैं? ये भी अनूपपुर ज़िले में है। बस स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना ढंग से। और भी है अभी इसमें, जिसके दोस्तों ये पूछा जा चुका कि कबीर चबूतरा कहाँ है, और ये संत कबीर ने ध्यान में यहीं समय बिताया था अनूपपुर में, तो इसी की उस जो एक स्थान है तो उसको कबीर चबूतरा बोला जाता है। अब देखो ये पूछा। जिसके बाद ज्वेलेश्वर महादेव मंदिर है। जोहिला नदी की उत्पत्ति ज्वेलेश्वर महादेव के जंगल में गहरा मंदिर है। इसी मंदिर के करीब एक सूर्यास्त बिंदु है। एक तो सनराइज बिंदु कहाँ था? उस अगली वाली स्लाइड में कहाँ था? इसमें देखिए सूर्यास्त ये यहाँ सोनमुड़ा को सर ये सूर्योदेव पॉइंट बोलते हैं। और जिसके बाद जो ये ज्वेलेश्वर महादेव मंदिर है, यहाँ पर क्या है? सूर्यास्त बिंदु है, यानी कि दोनों है। सूर्य उगने वाला बिंदु भी है और सूर्य अस्त होने, यानी सनसेट पॉइंट भी है और सनराइज पॉइंट भी है। तो ज्वेलेश्वर महादेव मंदिर में तो सनसेट पॉइंट है, और ये जो सोनमुड़ा में क्या है? सनराइज पॉइंट है। और ये आपसे पूछा जा सकता है ना, ये आजकल ऐसे गहराई डाटा ही पूछे। जिसके बाद कपिलधारा की बात कर लेते हैं। नर्मदा नदी की उत्पत्ति से 8 किलोमीटर की दूरी पर है ये। नदी 100 फीट की ऊंचाई से गिरती है, जहाँ से एक प्रपात बनता है जिसको कपिलधारा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कपिल ऋषि यहाँ ध्यान लगाते थे। एक बार देखने लायक है, चले जाना। ये बात कर रहे हैं हम जिला अनूपपुर की, है ना। और ये सारी जो बातें कर रही है, जिला अनूपपुर का एक शहर है अमरकंटक, उसके बारे में, है ना। जिसके साथ ही दोस्तों यहाँ दुग्ध धारा है। ये दुग्ध धारा का है, कपिल धारा से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। दुग्ध धारा नामक नर्मदा नदी पर एक सुंदर झरना है, इसी को दुग्ध धारा कहते हैं। यहाँ पे जब नदी गिरती है तो एकदम ऐसा लगता है कि आसपास दूध ही दूध बह रहा हो, इसलिए इसका नाम दुग्ध धारा पड़ गया। जिसके बाद यहाँ पर एक शंभू धारा और दुर्ग धारा भी है, दो अन्य अत्यंत सुंदर झरने जंगल में गहरे स्थित है। इसी को कुछ किलोमीटर दूर चलना पड़ता है। क्या से? ये दुग्ध धारा से। इन लुभावनी झरने को देखने के लायक है, और इनको शंभू धारा और दुर्ग धारा भी कह सकते हैं। तो देखो कितनी सारी धारा, ये सब नर्मदा नदी पे ये, और ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। दुर्ग धारा, कपिल धारा, शंभू धारा, दुर्ग धारा, हाँ, सनसेट पॉइंट, सोनमुड़ा, ये सब पूछा जाता है। जिसके साथ ही यहाँ सूर्योदय जैन मंदिर है, एक निर्माणाधीन मंदिर हो सकता है, अभी तक तो बन गया होगा, है ना। इसके बाद ही इन नियमित रूप से दौरा किए गए स्थलों के अलावा अमरकंटक से 3 किलोमीटर के दायरे में सभी सड़कों में उत्कृष्ट ट्रैकिंग मार्ग है, जहां पर एक लुभावनी अछूते एवं प्राकृतिक की सुंदरता देख सकते हैं। यानी कि पर्यटक स्थल में काफ़ी अच्छे अमरकंटक, एक बार जरूर जा सकते हो आप। तो ये था छोटा सा प्यारा सा वीडियो। देखिए फिर से हम एक बार वो रिवाइज करवा देता हूँ आपको, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हमको मेन जो याद रखना, वो चीज़ें याद होना ज़रूरी है। देखिए 15 अगस्त 2003 को गठन हुआ। इसका क्षेत्रफल है 3746 वो मध्य प्रदेश का कुल 1.2% है ना। इसके अलावा इसमें अगली बात हमें याद रखने लायक क्या है? अगली बात हमें याद रखने वाली है कि ये 3 भागों में बांटा जा चुका है। कौन कौन सा? पर्वत श्रेणियों में, मध्यवर्ती पठार में, नदियों का भाग, ये 3 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। इसके अलावा इसमें 4 जनपद पंचायतें, 4 तहसीलें, 282 ग्राम पंचायतें हैं, 4 नगर पालिकाएँ, 2 नगर पंचायतें, कुल क्षेत्रफल का 20.40% में वन आच्छादित है ना। ये भी आपको याद रखना। अगली बात, इसकी डिग्री की 46 डिग्री सबसे अधिकतम तापमान होता है, और 2.6 न्यूनतम तापमान होता है। कैसी जलवायु यहाँ की? समशीतोष्ण जलवायु, और ये आपसे पूछा जाता है परीक्षा में। और इसके बाद 2000 इसकी जनसंख्या कितनी है? 7,49,000, मोटा मोटा 7.5 लाख। इसकी जो ये जनसंख्या में वृद्धि दर 12.3 हो गई, यानी कि सबसे कम है। और जनसंख्या घनत्व 200 प्रति वर्ग किलोमीटर, ये अभी आपको याद रखना। अनुपात आपको याद रखना है। अभी हाल फिलहाल इसका 2011 के अनुसार इसका अनुपात कितना है? 976 अनुपात है, स्त्री पुरुष, को लिंगानुपात बोलते हैं ना। जिसके बाद साक्षरता दर मैंने बताई दी। इसकी साक्षरता दर अभी हाल फिलहाल 2011 के अनुसार 67.90 यानी 67.90% है ना। इसके अलावा ये दर्शनीय स्थल के बारे में हमने सब बात कर ही ली थी। तो ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। इससे पहले मैंने 2 जिलों के बारे में पढ़ा चुका हूँ। अगर वीडियो नहीं देखा तो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट मैंने बना दी गई। मैं मध्य प्रदेश के 55 के 55 जिले इसमें कवर करने वाला हूँ। तो चलिए फिर इसी के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सबका दिन मंगलमय हो।